स्वागत है आप सभी का द शिक्षा कप्टर यूट्यूब चैनल पे। हम लोग नाटक पढ़ रहे थे आगरा बाजार और उसका एक भाग हमने बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है, जो लगभग मैं पढ़ा चुका हूँ एक भाग उसका। और दूसरे भाग में आज हम नाटक को ख़त्म कर देंगे। और आप लोग ने आपने पढ़ा होगा कि बहुत अच्छी तरीके से मैंने लाइन बाई लाइन आपको पढ़ाया है। तो अगर आपने वो भाग नहीं देखा है तो जाके पहले वो भाग देख के आए, फिर ये दूसरा भाग देखेंगे तो ज़्यादा आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, चलो। तो नाटक हम पढ़ रहे थे क्या? आगरा बाजार। आगरा बाजार नाटक हम 1954 में जो आया था उसको हम पढ़ रहे थे और आज हम उसको अंत करेंगे उसका। ठीक है, तो दारोगा बोलते हैं किताब वाले की दुकान पर आकर, मौलाना किनारी बाजार में दंगा फसाद किस बात पे हुआ था? याद रखना, दारोगा का कथन है। किताब वाला कहता है खड़े होकर, तस्लीमात अर्ज करता हूँ अजी दरोगा साहब, या तो आए दिन की बात है कि कोई ना कोई हंगामा शहर में होता ही रहता है। कुंजड़ों में लड़ाई हो गई साहब, और क्या किया जाए। दरोगा कहता है कि अभी अभी मुझे रपट मिली है कि दुकानदारों में आपस में बहुत झगड़ा हो गया इसी चौराहे पे। किताब वाला कहता है जी वह एक ककड़ी बेचने वाले की शरारत थी, दुकानदार बेचारे मुफ्त में पिसे। दरोगा कहता है बहरहाल फैसला यह हुआ है कि 1-1 रुपया हर दुकानदार से जुर्माना वसूल किया जाए। यहाँ पे ये पॉइंट इम्पोर्टेंट हो चुका है। क्यों? देखो कि जब बाजार में एक लड़ाई का जब लड़ाई होती है, दंगा होता है, तो दरोगा ने सब जितने किराएदार होते हैं दुकानदार, उनसे कितने रुपए वसूला था? तो 1-1 रुपये। याद रखना, 1-1 रुपये उन पे जुर्माना लगाया था। इंपॉर्टेंट है, जुर्माना वसूल किया था। ठीक है। किताब वाला कहता है आप तो तशरीफ़ रखिए पान वाले से। अरे मियाँ मुन्ने खां, जरा जो उम्दा से पान लगा देना। याद रखना, पान वाले का यहाँ पे नाम आ गया है, मुन्ने खां। याद रखना, पान वाले का नाम क्या गया है? मुन्ने खां। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट भैया, पान वाले का नाम आ गया है मुन्ने खां। दरोगा साहब के लिए, साहब मुझे डागड़े फसाद से, यानी झगड़े फसाद, यहाँ ना चाहिए, झगड़े फसाद से क्या लेना देना? मैंने आपसे अर्ज किया ना कि यह फेरी लगाने वाले रजीलो यानी नीच, रजीलो का अर्थ क्या है यहाँ पे? नीच। इंपॉर्टेंट है, रजीलो का अर्थ क्या है? नीच का झगड़ा था। दरोगा जी कहते हैं कि जी हाँ, जुर्माना उनसे भी वसूल किया जाएगा, देख लेना एक दिन क्या अभी देना पड़ेगा। किताब वाला कहता है आप पान तो नोश फरमाइए। दरोगा कहता है फिर कभी हाजिर होऊंगा, यानी आप पान खा के तो जाइए। तो दरोगा कहते हैं फिर कभी हाजिर होऊंगा। किताब वाला कहता है यह अच्छा तमाशा है। तज़किरा नवीस, याद रखना, वृतांत लेखक हैं। आखिर हुआ क्या था? दरोगा कहते हैं यह ककड़ी वाला कौन है, इस वक्त कहाँ से आया है? ठीक है, इनकी बातें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं रहेगी। दरोगा कहते हैं हाँ, सुबह सब मुझे मालूम है, शरारत तुम सबकी है, जुर्माना तुम सबको देना होगा, थाने आकर रुपया दाखिल कर दो। लड्डू वाला कहता है, इंपॉर्टेंट कथन, कि सरकार एक आदमी के पीछे हम सब गरीब क्यों मुफ्त में मारे जाएं? उसी ने हम सब की टांग ली थी, बात में एक झगड़ा खड़ा कर दिया था। पॉइंट याद रखना, लड्डू वाले का कथन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। दरोगा कहता है खैर वह भी मालूम हुआ जाता है कि फसाद की जड़ कौन था। तफ्तीश जारी है, यानी जारी है। एक तरबूज उठाकर उछालता है और हाथ में लिए बाहर चला जाता है। लड्डू वाला कहता है लो, या मखरेज मतलब मजाक। मखरेज का अर्थ क्या है यहाँ पे? मजाक। देखो जरा सोफता मतलब चैन आराम हुआ तो यह आप टपके गेहूं के साथ घुन भी पिसा। तरबूज वाला कहता है कर्मों का फल है भैया, जिंदगी है तो भुगतना ही पड़ेगा। ये तरबूज वाले का कथन है। इंपॉर्टेंट है कि कर्मों का फल है। अब फल, तरबूज क्या है? फल है। इंपॉर्टेंट है ये कथन, पूछ ले आपसे तो बाई चांस याद रखना, तरबूज क्या है? एक फल ही तो है, सब्जी कहाँ है? तो कर्मों का फल है भैया, जिंदगी है तो भुगतना ही पड़ेगा। इंपॉर्टेंट है। नजीर की नवासी, याद रखना, नजीर की नवासी एक 9-10 बरस की लड़की, याद रखना 9-10 साल की लड़की है इन नजीर की, याद रखना, नवासी उनकी जो बच्ची है। ठीक है, याद रखना उसकी उम्र कितनी बताई है? 9 से 10 बताई है। कितनी बताई है भैया? 9 से 10 उम्र की लड़की, याद रखना 9 से 10 बरस की। नवासी कहती एक ऐसा था बांसुरी के बजैया का बालपन, क्या क्या कहूँ मैं किसन कन्हैया का बालपन। ये नवासी भी वो गाती हुई आती है ऐसे। भोलाराम पंसारी की दुकान पर, याद रखना पंसारी की दुकान, उसका नाम क्या था? भोलाराम।
इम्पॉर्टेंट है। देखो ये सब पॉइंट इम्पॉर्टेंट आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, पंसारी की जो दुकान थी उसका नाम क्या था? भोला राम नाम था। चाचा नाना ने आम का अचार मंगाया, तो आपसे पूछा था कि नवासी और नज़ीर का, वही है नवासी मतलब नातिन जिसको हम लोग गाँव में कहते हैं, क्योंकि इनके वो नाना हो गए। पंसारी कहते हैं कहाँ है मियाँ नज़ीर? शहर में अंधेर हो रहा है, उनसे कहो इस जुल्म पर भी एक कविता लिखें, बैठे बिठाए हम लोगों पर 1 रुपया जुर्माना हो गया। नवासी कहता है नाना राय साहब के यहाँ बैठे हैं। पंसारी राय साहब ने खाने पर बिठा लिया होगा, और क्या? नवासी मैं बताऊँ, राय साहब ने नाना के लिए बेसन की रोटी पकवाई हैं। पंसारी कहते हैं अच्छा इसीलिए अचार की याद आई है, उनसे कहना जिधर जरा इधर तशरीफ़ लेके आए, यानी जरा इधर भी आए। नवासी कहते क्या क्या कहूँ मैं, वही गाते हुए फिर वो चली जाती है। हमजोली कहता है कि मौलाना आपकी नज़र में मियाँ नज़ीर शायरों में क्या हैसियत यानी स्थान प्रतिष्ठा रखते हैं? तज़किरा नवीस कहते हैं, देखो तज़किरा नवीस बोले कि एक किताब देखते हुए कि भाई बहुत बागो बहार आदमी है, खुश मिजाज, जो है सुगुप्ता उपतात, याद रखना क्या उर्दू शब्द आया है, सुगुप्ता उपतात, प्रसन्न चित्त। इम्पॉर्टेंट है ये शब्द, आपसे पूछा जा सकता है, कठिन है। हर शख्स से हंसकर मिलने वाला, किसी का दिल ना दुखाने वाला, ऐसा किस्सा है जिसकी मिसाल दुनिया में मुश्किल से मिलेगी, लेकिन शायरी वो चीज़ दीगर अस्त या दूसरी चीज़ है। ठीक है, फौहस कलामी यानी असली लेखन, देखो नज़ीर की पंक्तियों को कहा गया है। हर जागोई यानी बकवास, अश्लीलता, जो है फूहड़पन जिसको कहते हैं, फक्कड़पन, इब्तजाल और आमियाना मजाक यानी साधारण रुचि की तुकबंदी को हमने शेर नहीं माना। मियाँ नज़ीर को शायर मानना उन पर बहुत बड़ा बोहतान लांछन होगा। वाह, शोभरा के तज़किरे में उनकी कोई जगह नहीं है। बर्तन वाला कहता है क्या बात है लाला जी सुनो, मियाँ नज़ीर ने एक नई नज़्म कही है। देखो क्या कही है कि फिर गर्म हुआ आन के बाजार चूहों का, हमने भी क्या खानचा तैयार चूहों का, सर पाँव कुचल कुट के 2-4 चूहों का, जल्दी से कचूमर सा किया जार चूहों का, क्या जोर मज़ेदार है अचार चूहों का। ये याद रखना, चूहों का एक बर्तन वाला गाता है, ये भी पॉइंट याद रखना, बर्तन वाला चूहों का अचार वाली पंक्ति कहता है। फिर कहता है कि अव्वल तो चूहे छाट हुए कद के बड़े हैं, और शेर सवा शेर के मेढक भी पड़े हैं, चख देख मेरे यार ये सब कैसे कड़े हैं, 40 बरस गुजरे हैं सब जब ऐसे सड़े हैं, क्या जोर मज़ेदार है अचार चूहों का। आगे जो बनाया तो बिका 30 रुपया शेर, इम्पोर्टेंट है, आगे जो बनाया बिका 30 रुपये शेर, बरसात में बिकने लगा 25 रुपये शेर, जाड़ों में यह बिकता रहा 32 रुपये शेर, और होलियों में बिकता है 40 रुपये शेर। याद रखना, होलियों में कितने रुपए का बिकता है 40 रुपये शेर, क्या जोर मज़ेदार है अचार चूहों का। इम्पोर्टेंट है। शायर सुन लिया हुजूर, यह मियाँ नज़ीर की मेजरे सुखन यानी काव्य कौशल का स्तर है। किताब वाला कहता है ताज्जुब हो इस बात पर है कि मियाँ नज़ीर शरीफ घराने के आदमी हैं, जाहिल और गदागर, फ़कीर भिखारी उनकी चीज़ें गाते फिरते हैं, उन्हें अपना ना सही अपने ख़ानदान वालों की इज्जत का तो ख्याल होना चाहिए। तज़किरा नवीस कहता है साहब, जिस शख्स की तमाम उम्र पतंगबाजी, मेले ठेलों की सैर, आवारा गर्दी और किमारबाजी, जुआ खेलना में गुजरी हो, उसे क्या शर्मोहाया। शायर कहता है कि अब तो खैर आखिरी उम्र में एक सूफ़ी साफ़ी की ज़िंदगी बसर करने लगे हैं, इसमें ते बीविस्त अज बेचारे यानी चादर ना होना ही बीवी के सील का द्योतक है। इम्पॉर्टेंट की मिसाल है, वरना सुना है अहदे सवाब में यह आलम था कि बाजार के लौंडों के साथ गाते बजाते और कोठों के चक्कर लगाते थे, होली के दिनों में बाकायदा रंग खेलते और हर रस्म में शरीक होते थे। कौन? मियाँ नज़ीर की बात हो रही है यहाँ पे। किताब वाला कहता है भला बताइए कि इन सूफियाना तर्ज के गानों को जो सड़क के भीख मांगने वाले गाते फिरते हैं, अगर शेर कह दिया जाए तो क्या दुनियाएं शायरी पर जुल्म ना होगा। सोहदा आ गया है, अब सोहदा याद रखना भाई, बेंजीर और सोहदा। ए गुल मंदाम फूल जैसी
दिल आराम फरीजाद सनम बाकायदा त आरकक तो हो चुका अब कुछ सुनाओ। देखो कितनी कठिन उर्दू शब्द यहाँ पे आए हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है। बेनज़ीर कहते हैं जो हुक्म क्या सुनाऊँ बताइए। सौदा कहता है ऐसी परिछम सिमतन यानी चांदी जैसे शरीर वाली, क्या बात है, क्या बात है, कैसी रही होंगी वो, कि ऐसी परिछम सिमतन यानी चांदी जैसे शरीर वाली, कम देखी होंगी, सूरत की बेनज़ीर हो, आवाज़ की भी बेनज़ीर होगी। कुछ ही सुनाओ, कुछ फड़कती हुई आप बीती सुनाओ तो कैसी रहे। तमाशबीन आते हुए आदाब बजा लेता है। बेनज़ीर कहती है कि हाल है। तमाशबीन कहते हैं कल नज़ीर उसने, या देखना तमाशबीन आए थे, तमाशबीन कहते कल नज़ीर उसने यह पूछा जो है बजबाने पंजाब यह विड मिडी ये के हाल तुसा दिल है मियाँ। ये क्या इतनी कठिन, ये कोई मतलब नहीं इसका। बेनज़ीर हंसते हुए कहता अच्छा तो मियाँ नज़ीर की एक चीज़ सुनिए, मेरी आप बीती समझकर ही सुनिए, या कुछ गलत भी नहीं। बेनज़ीर गाती है बेदर्द सितमगर बेपरवाह बेअकल चंचल चटकीली सी, दिल सख्त कयामत पत्थर सा और बातें नर्म रसीली सी, जानों की बान हठीली सी, काजल की आँख कटीली सी, ये आँखियों मरत नसीली सी, कुछ काली सी कुछ पीली सी, चितवन की दगा नजरों की कपट, सीनों की लड़ावट वैसी है, सीनों की लड़ावट वैसी है। ये पंक्ति आप नाटक पढ़ोगे तो इतना अच्छा लगता है, इसके जो है सुर बहुत अच्छे लगते हैं। कि उस गोरे नाजुक सीने पर वह गहनों के गुलजार खिले, चंपे की कली ही रे की जड़ी, तोड़े जुगनू है कल हैं, बद्धी दिल लोटे तड़पे हैं, हाथ मले और जाए नजर हर दम फिसली है, वह पेट मलाई सा काफिल, वह नाफ चमकती तारा सी। ये पंक्ति बहुत अच्छी लगती है कि सौखी की खुलावट और सितम सो की छुपावट वैसी है। तो ये बहुत अच्छी पंक्ति है कि या होश कयामत काफिर का, जो बात कहूँ वह सब समझे, रूठे मचले सो स्वांग करे, बातों में लड़े नजरों में मिले, या सूखी फुर्ती बेताबी एक आन कभी निचली न रहे, चंचल अचपल मटके सर खोले ढापे हंस हंस के, बाहों की झटझट घूंघट की अदा, जो बन की दिखावट वैसी है। तो अच्छी पंक्तियां हैं, याद रखना। चलो शायर कहता है मौलाना किताब की इसाजत के सिलसिले में मेरे कुछ जाती मराहिल यानी समस्याएं हैं। बराहे करम अगर मुझे 5-1 रुपये पेश की इनायत हो जाते तो बड़ी बेफिक्री हो जाती। शायर कहता है रखना 5-1 रुपये मांग रहा बंदा वो। किताब वाला कहता है अरे साहब क्या आपको मालूम नहीं कि अब तो मुसन्निफ ने लेखक अपनी लागत पर किताब छपवाता है। मैं खुद अपनी नई किताबें, याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट, ये पंक्ति आपसे पूछी जा सकती है भैया किताब वाले कि उसकी खुद की कौन कौन सी किताबें थी। करीमा, माँ मुकीमा और जाम दनामा। इम्पॉर्टेंट है भैया, ये लाइन बहुत इम्पॉर्टेंट है। करीमा, माँ मुकीमा और जाम दनामा ये खुद की उसकी किताबें हैं।
वगैरह लिए बैठा हूँ, छापने को तौफीक नहीं है। आप ऐसा क्यों नहीं करते कि चौधरी गंगा प्रसाद से आपकी मुलाकात भी है और आपके मददगाह यानी तारीफ़ करने वाले भी हैं, उनके साथ जेब से किताब छपवाने का इंतज़ाम कर लीजिए। शायर कहता, आप यूँ क्यों नहीं करते कि आप खुद उनसे बात करें, वह मुझे भी जानते हैं और आपके कहने से इनकार भी नहीं करेंगे, और अगर इनकार किया तो बात पीछे छिपी रहेगी। उनसे जो रकम आपको मिले उसमें से 5 रुपये मुझे दे दीजिए। ये बात शायर कह रहा है। किताब वाला कहता है, कबाहत यानी कठिनाई यह है कि एक आध बार मैंने उनसे समरमापा तलब किया था और वह बात टाल गए, इसलिए पहली बार मांगेंगे। आपकी बात यह कभी रद्द ना करेंगे, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप जिक्र छोड़कर तो देखिए, जिक्र छेड़कर तो देखिए। सबसे अच्छा तो यह हो कि अगर वह तैयार हो जाते हैं और रुपया आपके हाथ में आता है तो उसमें से थोड़ी सी रकम मेरे हिस्से की आप मुझे मरहमत यानी मुझे कृपा करके दे दिया जाए। फरमाइए, ताकि मैं साथ साथ अपनी किताब भी छपवाने की फ़िक्र करूं। मेरी किताब पर ज़्यादा नहीं, यही कोई 10-12 रुपये की लागत आएगी। ये कौन कहता है? किताब वाला। इम्पोर्टेंट फ़कीर गाते हुए आते हैं, इम्पोर्टेंट फ़कीर कि पैसे ही का अमीर के दिल में ख्याल है, पैसे ही का फकीर भी करता सवाल है, पैसा ही फौज पैसा ही जाहो जवाल है, पैसे ही का तमाम यह दंगो दवाल है, पैसा ही रूप रंग है, पैसा ही माल है, पैसा ना हो तो आदमी चरखे की माल है। बहुत अच्छी बात है कि पैसा ना हो तो आदमी चरखे की माल है। फिर क्या कहते हैं कि पैसे के ढेर होने से सब सेठ साठ हैं, पैसे के जोर शोर है, पैसे के जोर शोर है, पैसे के ठाठ हैं, पैसे के कोठे कोठियाँ 6-7-8 हैं, पैसा ना हो तो पैसे के फिर 60-60 हैं। फिर क्या कहते हैं कि पैसा ही रंग रूप है, पैसा ही माल है, पैसा ना हो तो आदमी चरखे की माल है। फिर क्या कहते हैं कि पैसा जो हो तो देव की गर्दन को बांध लाए, पैसा ना हो तो मकड़ी के जाले से खौफ खाए, पैसा से लाला भैया जी और चौधरी कहाए, बिन पैसे साहूकार भी एक चोर सा दिखाए, पैसा ही रंग रूप है, पैसा ही माल है, पैसा ना हो तो आदमी चरखे की माल है। फिर क्या कहते हैं, बहुत अच्छा मुझे नाटक लगता है कि पैसे ने जिस्म में बिछाया अपना जाल, फंसते ही उस मकाम में फरिश्तों के परोबाल, पैसे के आगे क्या है ये महबूब खुशरजमाल, पैसा परी के लाए परिस्तान से निकाल, पैसा ही रूप रंग है, पैसा ही माल है, पैसा न हो तो आदमी चरखे की माल है। अंक 2 हमारा शुरुआत हो गया है भाई, याद रखना हम लोग अंक 2 पे आगे। तो आप इम्पोर्टेंट ये है भैया, देखो यहाँ पे कि शुरुआत प्रथम अंक की शुरुआत शहर आशोब से फकीर गाते, और प्रथम अंक का अंतिम गीत भी फकीर ही गाते हैं। और कौन सा गीत गाते हैं? पैसे वाला गीत गाते हैं। इम्पोर्टेंट है, पैसे ही का अमीर के दिल में ख्याल है। अंक 2 इम्पोर्टेंट है कि पर्दा उठने से पहले फकीर उसी तरह हाल में से गुजरकर पर्दे के सामने खड़े होकर इम्पोर्टेंट बंजारा नामा पूछा जा चुका है। अंक 2 की शुरुआत बंजारा नामा से शुरू होती, आखिरी बंद पर पर्दा उठना है, ठीक है, उठता है। फकीर क्या कहते हैं कि टुक हिरसो हवा को छोड़ मियाँ मत देश विदेश फिरे, मारा कजक का अजल का लूट है दिन रात बचाकर, नकारा क्या बधिया भैंसा बैल सुतुर क्या गोई पल्ला सर भारा, क्या गेहूं चावल मोट मटर क्या आग धुआं क्या अंगारा, सब ठाट पड़ा रह जावेगा जब लाज चलेगा बंजारा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये पंक्ति, इंपॉर्टेंट फकीर गाता है। ककड़ी वाला कहता है आज सुबह ही सुबह सिपाही बाजार में क्यों चक्कर लगा रहे थे। तरबूज वाला कहता है कहाँ, हमने तो कोई सिपाही नहीं देखा। लड्डू वाला कहता है अबे कालिए तुझे पकड़ने के लिए आए थे।
ककड़ी वाला किताबें आने दे, मुझे क्या पड़ी है, मैं तो कहता हूँ अच्छा है साले पकड़ ले जाए, पेट भर पत्थर बांधे दिन भर टांग तोड़ता रहता हूँ, इससे अच्छा है हवालात में बैठो, आराम से खाओ, मौज करो, जलने वाले जला करें। ये ककड़ी वाले का कथन बहुत अच्छा है। ठीक है। किताब वाला कहता चौधरी गंगा प्रसाद साहब ने कुछ और नहीं कहा आपसे? शायर कहता मैंने अर्ज किया ना कि मैंने उनसे दीवान की इशाअत यानी प्रकाशन के सिलसिले में आपका जिक्र छेड़ा ही था कि इन्होंने फ़ौरन मेरी बात काटकर कहा कि वह खुद आपसे मिलकर पहले कुछ पुराने मामलात पर गुफ्तगू यानी बात करेंगे, फिर किसी नई किताब की मुताल्लिक और करेंगे। किताब वाला कहता है कि आपने मेरा जिक्र क्यों किया तुमने? शायर कहता और क्या करता? किताब वाला कहता अरे साहब मैं उनका मुद्दत से कर्जदार हूँ, इसीलिए तो मैंने आपसे कहा था कि अपनी किताब का आप खुद जिक्र छेड़िए। वेरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि भैया इस अंक में पतंग वाला आ चुका है। पतंग वाला तोते का पिंजरा हाथ में लिए गुनगुनाता हुआ आता है, दुकान खोलता है। इम्पॉर्टेंट है ये, याद रखना। ये पतंग वाला है जिसके हाथ में तोते हैं, और यही पतंग वाला इसका अभिनय कौन करता है? हबीब तनवीर खुद करते हैं। आप लोग जब इसका मंचन देखोगे तो ठीक है। पतंग वाले के हाथ में क्या था? तोता था। पतंग वाला गाता वाता है, कुछ वार पैरते हैं कुछ पार पैरते हैं, इस आगरे में क्या क्या ये यार पैरते हैं। मुबारक हो रामू, सुना है कि यहाँ तेरा लड़का हुआ है, खूब ढोलक बजी। याद रखना रामू भी इसमें पात्र आया है, बहुत इंपॉर्टेंट है रामू। बर्तन वाला कहता है भाई तुम कहाँ चले गए थे? पतंग वाला मैं यार या बैठे बिठाए अच्छी चपत पड़ी, मैं गया था मियाँ नज़ीर के साथ तैराकी का मेला देखने। इम्पॉर्टेंट भैया ये बात कि तोते वाला दूसरे अंक में जो आता है तो ये गया कहाँ था? तो कहाँ गया था? नज़ीर के साथ तैराकी मेला देखने गया था। कहाँ गया था भैया? तैराकी मेला देखने गया था। ठीक है। बर्तन वाला कहता है तुम कह देना कि मेरी दुकान तो बंद थी, गवाह मौजूद है, मैं गवाही दे दूंगा। पतंग वाला कहता है कौन सुनता है मियाँ तुम्हारी दाद फरियाद? पतंग वाला कहता है पिंजरा हाथ में उठाए दरिया पार करता हूँ, क्या समझते हो? उफ जमुना के अंदर छतरी से लेकर ब्रज खोती और दारा के चौतरे तक, बल्कि और उससे भी आगे आदमी छकाछक भरे हुए थे। हर तरफ लोगों की सर ही सर मालूम होते थे। तरबूज तैर रहे थे, थैली छोड़ो तो जो है सरों पर जाए पर पार गजब करते हैं अपने आगरे वाले भी। यार लोग बुलबुल सर पर बिठाकर दरिया पार करते हैं, भाई हद हो गई। ठीक है। किताब वाला कहता है सुन लिया हुजूर आपने, मियाँ नज़ीर दरिया किनारे यानी नीम उरियों यानी अधनंगी परियों का तमाशा देखने गए थे। पीरी मतलब बुढ़ाया में वही आलम है। तज़किरा नवीस आगे हैं, कहते बुढ़ापा इंसान का मिजाज तो नहीं बदल देता। इंपॉर्टेंट है इनका कथन कि बुढ़ापा इंसान का मिजाज तो नहीं बदल देता, पुरानी आदतें हैं कैसे छूटेंगी। जोर था तो खुद तैरते थे, अब अगले ज़माने की बात और उन यादों की हसरत लिए जमुना किनारे खींच चले जाते हैं कि जो खुद नहीं कर सकते दूसरों को करता देखकर हविस पूरा कर लें। हमजोली आ गया है। हमजोली कहते साहब लेकिन यह तैराकी का मेला होता बड़ा काफिर है, और यह बाहर आगरे ही में है। कितना हसीन कितना शायराना मंजर होता है। सच पूछिए तो जी मेरा भी बहुत करता है कि शिरकत भी करूं और ऐसे हसीन मौजू पर शेर भी कहें, बस यह समझ में नहीं आता कि क्यों कर। हमजोली कह रहा है। शायर कहता बस इस तरह कहना शुरू कर दीजिए कि कुछ वार पैरते हैं कुछ पार पैरते हैं, इस आगरे में क्या क्या ये यार पैरते हैं। ये पंक्ति ये गीत मुझे बहुत अच्छा लगता है। अभी मैं आगे इसको पढ़ूंगा। हमीद लड़का गाता है, याद रखना। सब हंसते हैं हमजोली इस मौजू पर सही मायने में भी तो शेर कहा जा सकता है। शायर कहता है तैराकी पर हमजोली क्यों नहीं, वह क्यों कर? हमजोली यही अगर समझ में आ जाता तो कहना देता शेर। शायर कहता है जिस मौजू पर आप शेर नहीं कह सकते उसे शायराना मौजू ठहराना क्या मानी? हमजोली कहते हैं मैंने तो सिर्फ इतना कहा कि जी चाहता है, या तो नहीं कहा कि इस पर शेर कहना आसान है या मुमकिन है। हमजोली का कथन है इंपॉर्टेंट है। शायर कहता है जिस मौजू पर शेर कहना मुमकिन ना हो उस पर शेर कहने की ख्वाहिश कहाँ की अक्लमंदी है भाई। उसी तरफ से एक लड़का हमीद आता है। ये आप नाटक मैंने बार बार जिक्र मैं कर रहा हूँ नाटक का, आप लोग इसका मंचन जरूर देखें, आपको बहुत ही पसंद आएगा। और इसमें नाटक हमीद गाता है तो इसकी जो आवाज़ है जो धुन है आप लोग सुनते ही
मग्न हो जाएंगे। आता है और पतंग की दुकान पर जाता है। लड़का, कल कहाँ गायब हो गए थे? पतंग वाला, साहब जरा तैराकी का मेला देखने चले गए थे। लड़का, हम यह समझे बस पतंग पतंग बेचना छोड़ दिया अपने आपने। पतंग वाला कहता है, पतंगबाजी और पतंग फरोशी हमसे छूट जाए, अजीब तौबा कीजिए। कहिए कौन सी पतंग चाहिए? हर रंग, हर नौवा, हर मजाक, हर बाहर की पतंग मौजूद है हुजूर, कौन सी पतंग चाहिए? लीजिएगा, दुधरिया, गिलहरिया, पहाड़िया, दोबाज, ललपरा, घायल, लंगोटिया, चांद तारा, बगुला, दोपन्ना, धीर, खरबूजिया, पेंदी पान, दोकोनिया, तवक्कुल, डाजाओ, मांगदार। याद रखना, आपसे क्या पता, एग्जामिनर का तो कोई भरोसा नहीं है, पूछ भी सकता है कि पतंग वाले के पास कौन सी किताब नहीं थी। याद रखना, तो दो धारिया, दो धारों वाली, गिलहरिया जो गिलहरी जिसमें बनी होती हैं, एक पहाड़िया जिसमें पहाड़ टाइप की होती है, एक दोबाज है, ललपरा है, घायल है, लंगोटिया है, चांद तारा है, बगुला दोपन्ना है, धीर है, खरबूजिया है, पेंदी पान है, दो कोनिया है, तवक्कुल, डाजाओ, मांगदाओ। इंपॉर्टेंट है। लड़का कहता, बस भाई, नाम तक नहीं सुने इन पतंगों के अपनी ज़िंदगी में। पतंग वाला कहता, फिर क्या पतंग उड़ाते हैं आप? लड़का कहता है, उड़ा लेते हैं थोड़ी बहुत, आप तो हमें सीधा साधा दो धारियाँ दे दीजिए। आप इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी द इम्पोर्टेंट मन में आओ। देखो, आपसे पूछा जा सकता है कि जो हमीद लड़का है पतंग वाले से कौन सी पतंग मांगता है, तो याद रखना दो धारियाँ। इतने पतंगों में कौन सी खरीदता है? वो दो धारियाँ। इंपॉर्टेंट है। पतंग वाला, दो धारियाँ लीजिए। लड़का, दाम? पतंग वाला कहता है 25 कौड़ी। इंपॉर्टेंट है भैया, पतंग की कीमत कितनी थी? 25 कौड़ी। याद रखना, 25 कौड़ी मेरे ख्याल से 25 पैसे होंगे। ठीक है। लड़का कहता है, या लीजिए। लड़का पतंग लेकर बाहर चला जाता है। किताब वाला हमीद से, ये मियाँ जरा इधर आना, लड़के जरा बात सुनना। मियाँ बैठो, हमीद नाम है ना तुम्हारा? अब ये लोग, लड़का कहता जी। किताब वाला, मौलाना जरा इस लड़के के मुंह से उस्तादों का कलाम सुनिए, जैसी शक्ल पाई है बाखुदा वैसी आवाज़ है इसकी। तज़किरा नवीस कहते माशाअल्लाह। लड़का कहता क्या सुनाओ मौलाना? किताब वाला कहता, तुम्हें तो उस्तादों के पूरे पूरे दीवान हिफ्ज़ यानी रटे हुए कंठस्थ हैं, हमसे क्या पूछते हो? अपनी मर्जी से कुछ सुनाओ। तज़किरा नवीस कहता, हाँ मियाँ। कासिद, ये भी बहुत अच्छा है कि कासिद तू मेरा नाम तो लीजो नवा, लेकिन कहना कोई मरता है तेरा चाहने वाला। जैसा कि वही मुझसे कफा रूठ चला था, अल्लाह ने क्यों जब ही मुझे मार ना डाला। शायद वही बन उनके चला है कहीं घर से, है यह तो उसी चांद सी सूरत का उजाला। हालांकि ये लय इसकी नहीं है, मुझे एक ही लय इसमें ऑटोमेटिक फिट बैठ जाती तो मैं वही गाने लगता हूँ। सहरा मेरे हाल पे कोई ना रोया। देखो शेर क्या कहता है, और हमीद गाता है कि सहरा में मेरे हाल पे कोई भी ना रोया, गर फूट के रोया तो मेरे पाँव का छाला। बहुत अच्छी पंक्ति है ये, बहुत अच्छी पंक्ति है। औरों को जो गिरते हुए देखा तो लिया थाम, हम गिर भी पड़े तो भी ना जालिम न सवाला। हम तुझसे इसी रोज को रोते थे नजीर, आह क्या तूने पढ़ा इसको मोहब्बत का रिसाला। ठीक है। शायर बड़े ताजुब से, यह मियाँ नज़ीर की गज़ल है। वाह हमजोली भाई, क्या कहने, हमें मियाँ नज़ीर की इस कलाम की खबर न थी। किताब वाला कहता, मियाँ अगर आदमी ज़िंदगी भर मस्क करता रहे तो एक आध शेर तो किसी के यहाँ निकल ही आएगा, इसमें ताजुब की क्या बात है। हाँ मियाँ कुछ और सुनाओ। हमजोली कहता, पर साहब उस्तादों की ज़मीन की गज़ल है। किताब वाला कहता, उस्तादों की ज़मीन पर हल चलाने वाले घटिया शायर बहुत मिलते हैं। किताब वाले का कहता नहीं, इंपॉर्टेंट कहता है। हमजोली कहता, लेकिन साहब इसमें शक नहीं कि गज़ल का रंग बहुत सुस्ता निखरा हुआ और मजा हुआ है। शायर कहता, सौदा ने भी कहीं इस ज़मीन पर गज़ल। हमजोली कहता है कि सैयद इंसान अल्लाह खा, रखना ही माँ, इस नाटक में इंसान अल्लाह खा के वर्णन रानी की कहानी वाले इम्पोर्टेंट। कोई चीज़ तुम्हें याद है मियाँ? किताब वाला कहता है, भाई इंसा और मुसहफ़ी की मार का आराइयों यानी मुठ भेड़ों का तो जवाब नहीं है। खुश सन वह गज़ल सब्बे देजूर यानी घोर अंधेरी रात की गर्दन, उसमें जो नोक झोंक हुई है दोनों की अजब लुत्फ़ रहता होगा।
बाखुदा नवाब सादत अली खां के दरबार में भी। तज़किरा नवीस कहता आप भी कब की बात कर रहे हैं? हज़रत सबे देजूर के गर्दन वाला ज़माना गया, अब तो सैयद इंशाअल्लाह जैसे हसोण के क्लब पर यही गिरिया व जारी यानी रोना धोना ही कमर बंधे हुए हैं। चलने को पास सब पार बैठे हैं, बहुत आ गए हैं, बाकी जो हैं वो तैयार बैठे हैं। ये याद रखना कौन कहता है? किताब वाला। कि चलने को पास, अब देखो यहाँ से, चलने को पास सब पार बैठे हैं, बहुत आगे गए, बाकी जो हैं वो सब तैयार बैठे हैं। हमजोली कहता है और तब सुना है कि आतिश व नासिका की वो आवाज़ें गूंजी हैं लखनऊ में कि ईसा व मुसैफी भी फीके पड़ गए हैं। किस कदर जो है जानदार शायर हैं आतिश भी। ठीक है, छोड़ दो। शायर कहता और नासिक का जवाब भी खूब है। क्या कहते हैं? शायर की पंक्ति है ये कि खास बंदे हैं वाह, बदे अवाम नहीं, हजार बार जो यूसुफ बिके वो गुलाम नहीं। हमजोली कहता नहीं भाई, यह खाम खा की लड़ाई है, शेर खूबसूरत है मगर तसन्नो आमेज, बनावट भरा, वह सच्चाई वह जाग इसमें नहीं जो आतिश के ही। शायर कहता आप उसने जवाब देखिए, सच्चाई और आग क्या तलाश कर रहे हैं। किताब वाला कहता है आप लोग भी वही करने लगे। बाखुदा जो दिल्ली और लखनऊ के दरबारों में हमारे असातिज़ा यानी उस्ताद कर रहे हैं, अब यह बहस ख़त्म कीजिए और शेर सुनिए। हाँ मियाँ सुनाइए। लड़का कहता क्या सुनेगा? तज़किरा नवीस कहता जो जी चाहे सुनाओ। पतंग वाला कहता है पतंग वाला कि नज़ीर की वह नज़म सुनाओ, तैराकी का मेला। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। लड़का कहता है जी हाँ सुनिए कि अदना गरीब मुफलसी जरदार पैरते हैं, इस आगरे में क्या क्या ये यार पैरते हैं, जाते हैं उनमें कितने पानी में साफ सोते, कितनों के हाथ पिंजरे कितनों के सर पे तोते। तज़किरा नवीस झुंझलाकर उठ खड़ा होता है और बगैर कुछ कहे चला जाता है। सबकी बड़ी हैरत होती है। ये सुना रहा होता है हमीद गीत और इसको अच्छा नहीं लगता तज़किरा नवीस को, कि तज़किरा नवीस को इसलिए अच्छा नहीं लगता है कि तैराकी का मेला शुरू कर दिया इसने। ये गीत उनको पसंद नहीं, इसीलिए वो किताब वाले की दुकान से उठ के चले गए। लड़का कहते हैं कितने पतंग उड़ाते कितने मोती पिरोते, को कदम लगाते हंस हंस के साथ होते, सौ सौ तरह के कर कर बिस्तार पैरते हैं, इस आगरे में क्या क्या ये यार पैरते हैं। अब किताब वाला भी नाराज हो गया। बस करो मियाँ बस करो, आवाज़ उठाकर आप लोग यहाँ क्या जमा हो गए हैं साहब? कोई मदारी का खेल हो रहा है या प्रसाद बट रहा है? पतंग वाला इधर आना मिली। किताब वाला लीजिए, हमने सोचा था कि कुछ बोल, ये कह के ये चला जाता है। इसमें कोई ख़ास बात नहीं है, याद रखना। इसमें क्या हो गया है, चला गया है, अब वो जाएगा नहीं। अब पतंग वाला अपने पास बुला लेता है। पतंग वाला सुनो मियाँ नज़ीर कहते हैं कि किस्मत में गर हमारी या मैं है तो साकिया बेइख्तियार हाथ से शीशा करेगा जस्त, पहले ही क्यों न बताया यार कि तुम्हें मियाँ नज़ीर का कलाम याद है। अब इस किताब पतंग वाले ने उस हमीद लड़के को किताब वाले की दुकान से उठाकर अपने यहाँ बुला लेते हैं कि तुम यहाँ बैठ के सुनाओ यार, किसके मदारियों के बीच में तुम बैठे थे? उनको शेरो शायरी का कुछ पता हो, ABCD तो उनके बीच में तुम सुनाओ। मेरे पास बैठो, तुम सुनाओ, मैं सुनूंगा, मज़ा आता है। ठीक है। पतंग वो लड़का यहाँ उठ के पतंग वाले की दुकान पर पहुँच गया है। लड़का कहता मैं पतंग खरीदने आया था साहब, शेर सुनाने की गरज से तो आया नहीं था। पतंग वाला कहता अरे यार, मगर यह तो जानते हो कितनी पुरानी याद अल्लाह है हमारी मियाँ नज़ीर से, उनका कलाम सुनाना था तो हमारी दुकान पर बैठकर सुनाते, वहाँ शेर पढ़कर उनको भी बेइज्जत किया और हमें भी। वाह, इसी पर तो कहा है हज़रत नज़ीर ने कि दिल सा दुरे यतीम अनाथ मोती, बिका कौड़ियों के मोल क्या, कीजिए खैर या भी खरीदार के नसीब अच्छा। सुनाओ कुछ अपनी आवाज़ में। लड़का कहता आप फरमाइए क्या सुनाऊं? पतंग वाला कहता वही नज़म सुनाओ तैराकी वाली, और क्या। अब ये आप सुनो कि अदना गरीब मुफलसी जरदार पैरते हैं, इस आगरे में क्या क्या ये यार पैरते हैं।
फिर क्या कहते हैं, जाते हैं उनमें कितने पानी में साफ सोते, कितनों के हाथ पिंजरे कितनों के सर पे तोते, कितने पतंग उड़ाते कितने सुई पिरोते, हुक्के का दम लगाते हंस हंस के ज़ाद होते, सौ सौ तरह का कर कर बिस्तार पैरते हैं, इस आगरे में क्या क्या ए यार पैरते हैं। कितने, फिर क्या कहते हैं, कितने खड़े हैं पैरे अपना दिखा के सीना, सीना चमक रहा है हीरे का ज्यों नगीना, आधे बदन पे पानी आधे पे है पसीना, सरों का बह चला है गोया की एक करीना, दामन, फिर क्या कहते हैं, दामन कमर पे बांधे दस्तार पैरते हैं, इस आगरे में क्या क्या ये यार पैरते हैं। आप लोगों को बेशक अच्छा नहीं लगता हो कि बस जल्दी जल्दी नाटक ख़त्म कर दिया जाए, मैं बता दूं इसी इन बच्चों का जानते हो क्या होता है, ठीक है, कि जल्दी जल्दी के चक्कर में बेचारे बहुत ही जल्दी कर देते हैं। आप जब भी किसी चीज़ को पढ़ो धैर्यता के साथ पढ़ो, मन में काफ़ी देर तक रहेगी। ये आप लोग अपने मन से जिस दिन निकाल दोगे कि मुझे जल्दी जल्दी ख़त्म करनी है चीज़ें, ठीक है, तो तुम 4 बार पढ़ोगे उसी चीज़ को। इससे अच्छा है एक बार पढ़ो, अच्छी तरीके से पढ़ो, और जब नाटक पढ़ो तो हर एक पात्र में अपने को महसूस करो कि वहाँ पे मैं खड़ा हूँ, मेरे सामने ये दृश्य खेला जा रहा है। देखते ही कि नाटक के कथन नहीं याद होंगे, ठीक है। फिर क्या कहते हैं, हर आन बोलते हैं सैयद कबीर की जय, फिर उसके बाद अपने उस्ताद पीर की जय, मोरो मुकुट कन्हैया जमुना के तीर की जय, फिर गोल के बस अपने खुर्द कबीर की जय, हर दम या कर खुशी की गुप्तार पैरते हैं, इस आगरे में क्या क्या ए यार पैरते। अच्छा लगे तो कम से कम कमेंट में तो लिख देना आप लोग। पतंग वाला का मैं फिर कहता हूँ, दावे के साथ कह सकता हूँ, इस प्रकार से इस नाटक को यूट्यूब पे किसी ने नहीं पढ़ाया होगा। आप नहीं मानते सर्च करके देख लेना, मैंने देखा है, ठीक है। पतंग वाला कहता वाह वाह मियाँ यही कलाम तो दिल से लगता है, पर जमाने ने कदर ना की यार इस शायर की। कहता है, क्या कहते हैं पतंग वाला कि ना गुल अपना ना खार अपना ना जालिम बागबा अपना, बनाया आह किस गुलशन में हमने आसियाँ अपना। ये पतंग वाले का गीत है, इंपॉर्टेंट है। किसका गीत है भैया? पतंग वाले का गीत है। अंधा भिखारी आ गया है, पहले नाव गणेश का लीजिए शीस नवाए, जासे कार सिद्ध हो सदा मुहूर्त लाए। ये अंधा भिखारी गाता है, मैं 2 ही पंक्ति आपको सुनाऊंगा ये, ठीक है, इम्पोर्टेंट है, और बस ये लाइन याद रखना है। बोले बचन आनंद के प्रेम प्रीत और चाह, सुन लो यारो ध्यान कर महादेव का ब्याह, ठीक है। तो महादेव का गीत सुनाता है, ठीक है। पतंग वाला कहता अरे मंजूर हुसैन यादव आ गए हैं। मंजूर हुसैन मुंह फेर लेता है, यह क्या हुलिया बना रखा है मियाँ, क्या हाल है? फ़कीर चुप खड़ा रहता है। एक आदमी कहता है इनको हमने तो कभी बात करते सुना नहीं। अब आ जाए बेनी प्रसाद, याद रखना बेनी प्रसाद है, आगे खड़े कर। तुम्हें नहीं मालूम कि कोई 1 बरस से इनका यही हाल है। पतंग वाला कहता अम्मा बेनी प्रसाद क्या कहा, क्या यह 1 बरस से आगरे में है, या तो घोड़े की तिजारत करते थे? भाई कोई 4 बरस पहले घोड़े लेकर हैदराबाद की तरफ गए थे। कौन? याद रखना बेनी प्रसाद। उसके बाद इन्हें आज देखा आर्मी मंजूर हुसैन चला जाता। अच्छा, मंजूर हुसैन की बात हो रही है। बेनी प्रसाद कहते हैं कि ताज्जुब है तुमने इन्हें नहीं देखा, या शायद देखा होगा तो पहचान न सके होंगे। यही कुछ दिनों से चक्कर काट रहे हैं, एक तवायफ पर आशिक है वे। क्या बात है? पतंग वाला कहता है यह चुप जो इन्हें लग गई है, और यह तब जो है कफनी दाढ़ी फ़कीर, क्या यह सब उसी इसका नतीजा है? मुझसे तो देखा नहीं गया भाई मंजूर। ठीक है, छोड़ दो इनका कोई मतलब। अब बेनी प्रसाद का एक कथन देखते हैं, क्या कहते हैं कि भाई इन पर क्या बीती यह तो किसी को मालूम नहीं, बस इतना सुना है कि दमन से वापसी के वक्त झांसी के करीब ठगों ने इनके सारे घोड़े और माल असबाब लूट लिया। साल भर पहले जब आगरे वापस आए
तो उस वक्त उनकी हालत दिग्रगु यानी अस्त व्यस्त थी। खैर उस वक्त यह फकीरी नहीं थी। कभी कभी किसी से कुछ बातें भी कर लेते थे, मगर कम कम, बस ज़्यादातर जमुना के किनारे एक मकबरे पर बैठे पानी की लहरें जो है गिना करते थे। फिर यकायक गायब हो गए, कभी मथुरा कभी मेरठ में देखे गए, कभी अभी वापस आए हैं और यह हालत लेकर आए। पतंग वाला कहता है फालिज का असर है या जुनून का दौरा है, आखिर कुछ तो सबब होगा इस तकफ्फुर यानी परिवर्तन का। बेनी प्रसाद कहते हैं कि तरह तरह की बातें सुनने में आती हैं। कोई कहता है अल्लाह वाले हो गए हैं, कोई कहता है लूट जाने की वजह से यह हाल हुआ है। लोग यह भी कहते हैं कि इसके सादिक का असर है, इसके मजाजी की राह खुदा तक जो है पहुँचना कोई अनसुनी बात भी नहीं है। बेनी प्रसाद का कथन है। पतंग वाला कहता है कि फुस्ते उम्र कतराए सबनम, वसले महबूब गहरे नायाब, आयु की अवधि ओस की बूंद की तरह है। ये बात है। और प्रेयसी का अपने अनमोल मोती की तरह है। यह आदमी हमेशा से जकी उल हिस्न संवेदनशील वाक़ हुआ है। मुझे एक पुराना किस्सा याद आ रहा है। जानते हो कि मियाँ नज़ीर से इनकी पहली मुलाकात क्यों कर हुई? मियाँ नज़ीर ताजगंज से माइथान टट्टू पर जा रहे थे, लाला बिलास राय खत्री के लड़कियों को पढ़ाने के लिए। रखना किसको? लाला बिलास राय या जो है खत्री के लड़के को पढ़ाने के लिए। इधर से मंजूर हुसैन पापियादा चले आ रहे थे, रास्ते में टट्टू अड़ आया। ठीक है, छोड़ दो, कोई मतलब नहीं उनके कथन का। ठीक है। हाँ, लड़का देखो एक गीत यहाँ पे कहता है कि कहते हैं जिसको नज़ीर, हाँ ये कहते हैं जिसको नज़ीर सुनिए टूक उसका बयां था वह मुअल्लिम। याद रखना, मुअल्लिम मतलब शिक्षक, इम्पॉर्टेंट है। मुअल्लिम का अर्थ क्या है? शिक्षक। गरीब बुज़दिल व तरसिदा जा यानी डरा हुआ। सुस्त रविश पस्ता कद सांवला यानी हिंदी नजात हिंदुस्तान में पैदा हुआ। तभी तन भी कुछ ऐसा ही था कि कद के मुवाफिक मियाँ। ठीक है, इंपॉर्टेंट। ये लड़का गाता है गीत। माथे पे एक खाल था छोटा सा मस्से के तौर पे, था वह पड़ा आन कर अबरुओं के दरमियाँ। वजवा मतलब स्वभाव। वजू का अर्थ क्या है यहाँ पे भी है? स्वभाव, इंपॉर्टेंट। ठीक है। रीस का अर्थ क्या है? बाल। ठीक है। दिल अफसुदगी क्या अर्थ है? दिल क्या लिखा है? अफुरसुदगी। ठीक है, दिल की उदासी याद रखना। और क्या है? पारचाओ आबो ना यानी कपड़ा पानी और रोटी, इंपॉर्टेंट है। पारचाओ आबो ना इंपॉर्टेंट है। ये बात, कपड़ा पानी और रोटी। हाँ, शब्द अफसुर्दगी लिखा है। ठीक है, अफसुर्दगी। सब वाह 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 कह के क्या इनकिसारी विनम्रता है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। मदारी रीछ लिए हुए आता है, उसके पीछे बच्चे, याद रखना, मदारी का गीत है कि जब हम भी चले साथ चला रीछ का बच्चा, कल राह में जाते जो मिले रीछ का बच्चा, ले आए वही हम भी उठा रीछ का बच्चा, सो नेमते खा के पला रीछ का बच्चा। जिस वक्त बड़ा रीछ हुआ रीछ का बच्चा, जब हम भी चले साथ चला रीछ का बच्चा। ये मदारी गाता है, इंपॉर्टेंट है। कौन गाता है? मदारी। पतंग वाला बेनी प्रसाद से कहता है कि ना मर्द है तो आशिक कौड़ी ना रख कफन को। हाल ही का वाकया है कि रुपए की थैली लिए नवाब सादत अली खां के पास से आदमी आया। रात भर रुपया घर में पड़ा रहा और रुपये की वजह से मियाँ नज़ीर को नींद आई। सुबह को जवाब में कहला भेजा कि जरा से ताल्लुक़ से तो यह हाल है कि अगर ज़िंदगी भर का साथ हो गया तो ना जाने क्या होगा। बुलावे बहुत आए पर मेरा यार आगरे से न टला। हर बार यह कहकर टाल गया कि मैं माँ से भर का कलम चलाने वाला, मेरी क्या मजाल, बस यही बैठे बैठे सारी दुनिया देख ली, कहते हैं आवाज़ उठाकर किताब वाला कि सब किताबों के खुल गए मानी, जब से देखा नज़ीर दिल की किताब। वेरी इंपॉर्टेंट पंक्ति किताब वाले की। ककड़ी वाला कहता मियाँ कहाँ रहते हैं या हजरत नज़ीर? पतंग वाला कहता है कि यह आपको खूब सूझी, इस काम के लिए मैं अब ककड़ी वाला पूछ रहा है कि मैं भी नज़ीर से अपनी ककड़ी पे से लिखवाऊंगा।
ठीक है। तो यह आपको खूब सूझी। इस काम के लिए मियाँ नज़ीर से बेहतर और कौन आदमी मिलेगा। अभी कुछ दिनों का वाक़या है कि एक साहब, या देखना इसमें यही सब बताता है, उसको समझाता है, छोड़ दो। पतंग वाला कहता है कि बेगम बादा का महल देखा है। अब ककड़ी वाले को बता रहा है कि कहाँ पे उनका मिलेगा। मैं ये चीज़ समझा, इसलिए इसको रखा हूँ। पतंग वाला उससे किससे ककड़ी वाले से कह रहे हैं कि तुमको मैं रास्ता बता रहा हूँ कि चले जाना। देखो, पतंग वाला कहता है ककड़ी वाले से कि बेगम बादा का महल देखा है। ककड़ी वाला कहता जी नहीं। कहाँ के रहने वाले हो? दिल्ली। क्या देखना ककड़ी वाला कहाँ के रहने वाला था? दिल्ली का। इंपॉर्टेंट है। पतंग वाला कहता अच्छा, मोहल्ला ताजगंज देखा है? मोहल्ला ताजगंज, जी हाँ देखा है। पतंग वाला वहाँ पहुँचकर किसी से मलिकों वाली गली पूछ लेना और बेगम बादा के महल पहुँच जाओ। महल के बराबर ही एक छोटा सा मकान है, वहाँ मियाँ नज़ीर का है। पतंग वाला कहता हमीद और लोगों को सुनाते हुए जो अब तक वहाँ जमा है। मियाँ नज़ीर की निगाह में आदमी में कोई फ़र्क नहीं, चाहे वह पतंग बनाने वाला हो चाहे किताब बेचने वाला, उनके लिए तो बस आदमी है। इंपॉर्टेंट है। अजनबी एक आया है, कहता है कि साहब कलामे नासिक होगा आपके पास? याद रखना, कलामे नासिक अजनबी पूछता है। किताब वाला गुस्से से बेकाबू होकर, आप ही की तरह के जाहिल हैं वो, देख लो, एक जाहिल का कलाम सुनने के लिए जमा हो गए हैं। अजनबी सिर पिटाकर चला जाता है, लोग कहा लगाते हैं। कहता एक से एक चला आता है, सुबह से दुकान खोलकर बैठे हैं, जो भी है तरह तरह के सवाल होकर पहुंच जाता है। खरीद फरोख्त के बात ही नहीं, जो है लाहो लविला कुवत। याद रखना। मुंशी गंगा प्रसाद किताब वाले के पास आते हैं। किताब वाला कहता है आदाब अर्ज करता हूँ मुंशी जी, मिजाज बखैर। गंगा प्रसाद इनायत साहब, या आपने किस मखरे को मेरे पास भेज दिया था और किस गरज से भेजा है? गंगा प्रसाद की पंक्ति है, रखना गंगा प्रसाद। किताब वाला कहता है कि अजी मैं उन्हें क्या भेजता, बातों बातों में आपका जिक्र आ गया। उन्हें अपनी किताब छपवाने के लिए सरमाए की तलाश थी कि भला मेरे पास कहाँ से आए पैसे, बस उनके जी में आई होगी और आपसे रुपया मांग ले। इम्पोर्टेंट है। गंगा प्रसाद कहते देखिए, मैं तो अब ये कथन पूछा जा चुका है गंगा प्रसाद का कि मैं तो अब उर्दू फारसी की किताबों से भर पाया। मैंने फैसला किया है कि दिल्ली से अंग्रेज़ी ज़बान में अखबार साया करूं और आपसे यही कहने आया हूं कि आप भी यही धंधा छोड़िए और अखबार और रसाइल के काम में लग जाइए। नया ज़माना है, नए ज़माने के मुताबिक रविश इख्तियार कीजिए। इम्पॉर्टेंट है, ये बात पूछी जा सकती है, कथन इम्पॉर्टेंट है। किताब वाला कहता है भाई आपने मेरे दिल की बात कह दी। मैं खुद इस फिक्र में था कि वतन छोड़े दिल्ली जाऊं और अखबार और रसाइल का सिलसिला शुरू करूं। किताब वाला कहता है। गंगा प्रसाद कहते हैं कि अगर आप दिल्ली आ जाते हैं तो आगरे से खबरें कौन भेजेगा? नहीं साहब, आप यहीं रहिएगा। किताब वाले कहता है जी, मगर अंग्रेज़ी ज़बान को अखबार में? गंगा प्रसाद कहता है ससुराल बोल दिया, क्या बता। गंगा प्रसाद कहता है कि आप मुरासले यानी संदेश खबर उर्दू में भेजिए, तर्जुमे की जिम्मेदारी मेरी है। किताब वाला कहता है क्यों ना एक खबर उर्दू में भी निकाले। गंगा प्रसाद कहता है अम्मा उर्दू ये पॉइंट आपसे पूछा जा चुका है कि अम्मा उर्दू अखबार पढ़ने वाले कितने हैं? ना साहब, अखबार अंग्रेजी में ही निकलेगा, उस ज़बान में जो कल सारा हिंदुस्तान बोलेगा। हाँ, इस कारोबार के सिलसिले में कुछ और लोगों से भी बातचीत हुई थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है कथन, ये गंगा प्रसाद का है, छोड़ दो। किताब वाला कहता है यही मदरसे की जो है चंद किताबें, करीमा, माँ मुकीमा, आमदनामा, ये उसकी खुद की किताबें, मैंने आपको बता दिया। गंगा प्रसाद कहते हैं कि क्यों, दीवाने हाफिज़ की 250 कापी से कुछ तो वसूल हुआ होगा। ठीक है, दीवाने हाफिज़ की किताब वाला कहता है साहब यहाँ आपको गलतफहमी हुई है। मैंने अपने हिस्से की तमाम कापियाँ अहबाब में तकसीम कर दी हैं, दाम किसी से नहीं लिए हैं। गंगा प्रसाद कहते हैं कि और मुझे मेरे हिस्से का पैसा देने के बजाय आपने जो है बकाया 250 कापियाँ बख्श दी। अब मेरा कोई भी दोस्त ऐसा नहीं कि मैं दीवाने हाफिज़ उसे नज़र करूँ।
किताब वाला कहता है कि मेरी दानिश जानकारी में यही तो हुआ था, नुक्सा हुआ था, नुकसान इस काम में मुझे भी हुआ, मेरी मेहनत जाया गई। अगर आपको इस सिलसिले में कोई गलतफहमी हुई है तो ऐसी कीजिए कि आप अपनी कापियाँ मेरे सुपुर्द कीजिए, मुझे सुपुर्द कर दीजिए। किताब वाला कहता है जैसे जैसे वह निकलती जाएंगी मैं आपको पैसे देता जाऊँगा। गंगा प्रसाद कहते हैं कि साहब अब क्या निकलेंगी, कौन उन्हें खरीदेगा। खैर छोड़िए इस बहस को, आप अखबार का काम शुरू तो कीजिए। बस इसी काम के जरिए आपके पास करीमा, माँ मुकीमा और इस तरह की अपनी तमाम खुराफात छपवाने के लिए पैसा आ जाएगा। हालांकि मेरी यही राय है कि यह एक फिजूल काम है, इसमें आपको फिर नुकसान होगा। अब भला नए स्कूल में आमदनामा इम्पोर्टेंट है, आमदनामा पढ़ने वाले आपको कितने मिलेंगे। अच्छा अब मैं इजाज़त चाहता हूँ, 2-1 दिन में फिर हाजिर होऊंगा। आदाब हर्ज। ककड़ी वाला, आप देखो ककड़ी वाला अपने जो है अपने पे गीत लिखवा लाया, मतलब अपनी ककड़ियों पे गीत लिखवा लेके आया है कि क्या प्यारी प्यारी मीठी मीठी और पतली पतलियाँ, गन्ने की पोरियाँ है रेशम की तकलियाँ, फरहाद की निगाहें सीरी की हंसलियाँ हैं, मजनू की सर्दियाँ हैं लैला की उंगलियाँ हैं। क्या खूब नरमो नाजुक इस आगरे की ककड़ी है, और जिसमें खास काफिर सिकंदरे की लकड़ी। कोई है जर्दी माइल, यानी कोई पीली सी है, कोई है जर्दी माइल, कोई हरी भरी है, पुखराज मुनफिल है, पन्ने की थरथरी है, टेढ़ी है सुतो चूड़ी व हरी की हरी है, सीधी है सोवा यारो राजा की बांसुरी है, यानी सीधी है तो यारो राजा की बांसुरी है। क्या खूब नर्म नाजुक सागुरे की लकड़ी है। इंपॉर्टेंट है पंक्ति। तो ये अपना ये तरबूज वाला भी आता है, वह गाता है तरबूज वाला कहता है अब तो बाजार में बिकते सरासर तरबूज, क्यों ना हो सब्ज जो है जमरूद, पन्ना हरे रंग का बर्तन के बराबर तरबूज। याद रखना तरबूज वाला भी अपने पर गीत लिखवाता है। लड्डू वाला भी लिखता है कि हमने भी गुड़ मंगा कर बंधवाए तिल के लड्डू, कुचे गली में हर जो बिकवाए तिल के लड्डू। लड्डू वाला भी गीत गाता है। और फकीर आते हैं लास्ट गीत इस नाटक के अंक का, यानी दूसरे अंक का लास्ट गीत है, और आदमी नामा। अगर आपसे पूछूं मैं, देखो सबसे इम्पोर्टेंट, पहले अंक की शुरुआत शहर आसोब से, और पहले अंक में अंत में गीत किसका होता है, शायद रीछ का बच्चा वाला है गीत, ठीक है, देख लेना। दूसरे अंक की शुरुआत बंजारा नामा और समाप्ति आदमी नामा पर, और गाते कौन है, कोरस। दुनिया में बादशाह है सो वह भी आदमी, और मुफलिसों गदा है सो वह भी आदमी, जरदार बेनवा है सो है वह भी आदमी, टुकड़े चबा रहा है सो वह भी आदमी, नेमत जो खा रहा है सो वह भी आदमी। इंपॉर्टेंट है, कोरस गाते हैं, अंतिम आदमी नामा पे होता है। किस पे, आदमी नामा पे। इंपॉर्टेंट है भैया। तो हमारा ये नाटक आगरा बाजार हम लोग समाप्त कर चुके हैं, और अगला जो नाटक होगा बहुत जल्द मैं लेके आने वाला हूँ, ठीक है। कहानियाँ मेरी हो चुकी हैं, 4-5 कहानी बची हैं। नाटक भी लगभग में समाप्त होने वाले हैं। समाप्त होने वाले क्या, आधे तो हमारे हो ही गए हैं, और बहुत जल्द हम लोग समाप्त कर लेंगे, परेशान नहीं होने। कविता के लिए मैंने दूसरे सर को बुला लिया है, नोट्स बना रहे हैं अपने वो, और बहुत जल्द आपकी कविता, वो लाइन बाय लाइन कविता को पढ़ाएंगे, व्याख्या के साथ पढ़ाएंगे बहुत अच्छे तरीके से। चलो, तो आज आगरा का बाजार नाटक हमारा समाप्त हो चुका। मैं फिर कहता हूँ, जिनके पास नोट्स नहीं है या जो किताबें नहीं खरीद सकते हैं, क्योंकि मुझे मालूम है UGC नेट की किताबें खरीदने जाओगे तो कम से कम 15 से 20 हज़ार की बैठेंगे। सारे नाटक लो, सारे निबंध लो, सारी कहानी लो, कविता लो, अगर ये सब खरीदने पहुंच गए तो कम से कम 20,000 रुपये आपके पास होने चाहिए, और वही आपको PDF के रूप में मैं दे रहा हूं। इसी जिस प्रकार से मैं पढ़ा रहा हूं इसमें कोई चेंजेस नहीं है। 299 में तो मेरे ख्याल से आपको ले लेना चाहिए, अगर जिनके पास नहीं है। नंबर है 97 21 56 58 75। इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज करोगे तो आपको PDF की जानकारी दे दी जाएगी, ठीक है। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद।